दोस्तों नमस्कार। एनपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो 12th बोर्ड में भी कंपलसरी लगता है तथा राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार के किसी भी कंपटीशन में ये टॉपिक बराबर लगता है। टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। जाहिर सी बात है दोस्तों, हमने इस क्रांति के बारे में खूब सारा पढ़ा है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी 1857 में, जिसमें अंग्रेजी शासन को पूरी तरह हिला के रख दिया था। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला विद्रोह था। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना होगा कि 1857 की क्रांति जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में थी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में थी। अब एक बात यहाँ समझनी होगी क्रांति से पहले हमें, कि क्रांति के कारणों को समझने से पहले, इसके विद्रोह को समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि एक छोटी सी कंपनी भारत आई और इतने बड़े मुल्क पर अपना शासन स्थापित करने में कामयाब रही। तो इसका क्या कारण रहा था? अब सबसे पहले हम चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के दौर में कि ये कंपनी बनी कैसे और उसके बाद इन्होंने भारत का शासन किस तरह हथियाया था। सबसे पहले देखो, हम चलते हैं इस कंपनी के शुरुआत में कि ये कंपनी किस तरह भारत में धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करने में कामयाब रही थी। दोस्तों कहते हैं 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। यह बात याद रखनी होगी, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है लंदन इंग्लैंड में, एक मर्चेंट कंपनी के रूप में, एक व्यापारी कंपनी के रूप में। लगभग बताए जाते हैं कि इंग्लैंड के 100 के करीब व्यापारियों ने मिलकर इस कंपनी का गठन किया 31 दिसंबर 1600 को। अब उसके बाद इस कंपनी ने एलिजाबेथ, उस समय की इंग्लैंड की महारानी थी, एलिजाबेथ से एक विशेष अधिकार पत्र प्राप्त किया था। एलिजाबेथ जो उस समय की इंग्लैंड की महारानी थी, उससे विशेष अधिकार पत्र प्राप्त किया था। और वो पत्र क्या था कि इसकी समय अवधि बताई जाती है कि 15 वर्ष तक इस कंपनी के अलावा इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने नहीं आएगा। इस कंपनी को इंग्लैंड से परमिशन मिल गई। अब देखो दोस्तों 1608 में, अब भारत की स्थिति समझनी होगी हमें। 1608 में कंपनी का पहला जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, और जहाज का नाम था हेक्टर। यह भी थोड़ा याद रखना होगा आपको। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज सबसे पहले भारत के इस सूरत बंदरगाह तक पहुंचा। इस समय बताया जाता है, हम सबको पता है कि भारत में मुगलिया सल्तनत स्थापित थी और इस समय शासन चल रहा था वो था जहांगीर का था। तो भारत में लगभग जहांगीर एक छत्र शासक के रूप में शासन कर रहा था। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज सूरत बंदरगाह पहुंचता है। इससे पहले भी हमें पता है कि 2 कंपनियां और भारत आ चुकी थी। सबसे पहले आने वाले थे पुर्तगालवासी, पुर्तगाल वाली कंपनी थी। उसके बाद आए थे डच। इन्होंने भी भारत में व्यापारिक उद्देश्य से काम आरंभ किया था। और अंग्रेज भी शुरुआत में सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार था। और व्यापार, उस समय भारत एक समृद्ध राज्य था। समृद्ध राज्य का मतलब भारत में मुख्य रूप से जैसे काली मिर्च, गरम मसाले, ढाका की मलमल, रेशमी कपड़े, नील के पौधे जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का उत्पादन दुनिया में उस समय सिर्फ भारत में होता था। और इन चीजों की कहते हैं कि यूरोप के बाजार में बहुत ज्यादा मांग थी और ये सारी कंपनियां इन्हीं व्यापारिक उद्देश्यों के साथ भारत आती है। अब कंपनी आ गई 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में।
तो कंपनी को सबसे पहले कहते हैं कि कंपटीशन तो मिल ही रहा था, क्योंकि पुर्तगाल वाले भी पहले वही व्यापार कर रहे थे, डच वाले भी वही व्यापार कर रहे थे। अब सबसे पहले देखो कंपनी की रणनीति क्या रही थी। इनकी रणनीति बहुत अच्छी रही थी कि सबसे पहले इन्होंने अपने कंपटीशन में जो थे ना उनको हटाया। सबसे पहले इन्होंने, अंग्रेजों ने काम किया था कि जो हमारे कंपटीशन में, मतलब वे कंपनियां जो एक जैसी चीजें जो अंग्रेज खरीदते हैं वही भारत से खरीद रही हैं, तो लाभ भारतीयों को हो रहा था, जाहिर सी बात थी। तो उन्होंने उन्हें हटाने का काम सबसे पहले किया। सबसे पहले देखो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। यह भी याद रखना है, यह भी कई बार सवाल आता है। पहली व्यापारिक कोठी, पहली व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने 1612 के आसपास में सूरत में स्थापित कर ली। अब देखो उत्तरी जो ये भाग है भारत का, इस तरफ से अरब सागर लगता है, इस तरफ से बंगाल की खाड़ी, तो जाहिर सी बात है जो समुद्री व्यापार होगा, जिनमें जिसके पास इधर ज्यादा या इधर ज्यादा जो भी अपने बंदरगाह होंगे, वो कंपनी सबसे ताकतवर बनने वाली थी। अब उसके बाद उन्होंने, उसके बाद कालीकट पर अपनी व्यापारिक कोठी खोल ली। फिर मछलीपट्टनम इस तरफ भी आ गई। ये धीरे धीरे सबसे पहले मछलीपट्टनम में, और फिर 1640 के आसपास इन्होंने मद्रास में भी अपनी व्यापारिक कोठी खोली। फोर्ट विलियम जॉर्ज को जो एक किला था वहां स्थापित कर दिया। अब कंपनी धीरे धीरे ताकतवर बनती जा रही थी। अब इसके बाद भी बताया जाता है कि इस कंपनी के ताकतवर बनने के पीछे हमारी कुछ इतिहास की भूलें भी सामने रही थी। हमारे जो कंपनी, हमारे राजा महाराजाओं बादशाहों की कृपा पे पलने वाली कंपनी, उनकी अनुमति के बगैर कोई काम नहीं करने वाली कंपनी, एक दिन इतने बड़े विशाल साम्राज्य की मालिक बन बैठी। तो इसके पीछे भी हमारे कुछ, जिसे इतिहास की भूल भी कही जा सकती है, और विद्वानों ने कहा है कि इतिहास की कुछ भूलें थी जिन्होंने अंग्रेजों को ताकतवर बनाया था। अब देखो हम उनकी सबसे पहले चर्चा करते हैं। कहते हैं कि 1615 में सर टॉमस रो कहते हैं जहांगीर के दरबार में आता है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में आता है। जहांगीर के दरबार में आने के बाद इंग्लैंड के राजा का दूत बन के आता है सर टॉमस रो, और जहांगीर से भारत में व्यापार करने के लिए, कंपनी के लिए विशेष अधिकार प्राप्त कर लेता है। यह सबसे पहली भूल मानी गई है। यह सबसे पहली भूल थी कि 1615 में सर टॉमस रो को जहांगीर ने अपने दरबार में कंपनी को भारत में व्यापारिक जो सहूलियत दी थी, छूट दे दी, जिससे कंपनी अब और ताकतवर होती गई थी। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली। मछलीपट्टनम, जिसे आधुनिक विशाखापट्टनम कहते हैं, मद्रास, चेन्नई, यहां पे भी इनका बंदरगाह स्थापित हो गया, कोठी स्थापित कर ली। अब कंपनी धीरे धीरे ताकतवर बनी, और कुछ कहते हैं इनकी किस्मत ने भी साथ दिया था। अब सबसे बड़ी इधर सूरत में भी इनका शासन स्थापित हो, जैसे व्यापारिक कोठी स्थापित हो चुकी थी। अब कहते हैं 1661 में कंपनी को बंबई मिल गया। 1661 में कंपनी को मुंबई यानी बंबई बंदरगाह भी मिला था। अब कहते हैं कि बंबई द्वीपों का शहर था। अब बंबई बंदरगाह के कैसे मिला था, इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है। बताते हैं कि बंबई उस समय, बंबई जो बंदरगाह था वो पुर्तगाल वालों के अंडर में था, पुर्तगाली व्यापारियों के अंडर में था। लेकिन कहते हैं कि पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के राजा के साथ हो गया था। नतीजा पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी को बंबई बंदरगाह वो दहेज में दे दिया था, और इंग्लैंड के राजा ने कंपनी से वार्षिक 10 पाउंड वार्षिक कर लेकर कंपनी को बंबई बंदरगाह भी किराए पे दे दिया। अब नतीजा क्या हुआ देखो, कि कंपनी ने पूरे इस भारत के व्यापारिक अधिकार, जो व्यापारिक क्षेत्र था, इस पे अपना अधिकार कर लिया। अब उसके बाद कंपनी ताकतवर होती गई, पुर्तगालियों को भी पिछाड़ दिया, डच कंपनी को भी पिछाड़ दिया, और कंपनी ताकतवर होती जा रही थी। इधर मुगलिया सल्तनत भी धीरे धीरे विघटन की ओर जा रही थी, पतन की ओर जा रही थी। कुछ समय बाद जैसे औरंगजेब के शासनकाल में कहते हैं कि बहुत ही मजबूती से इनके ऊपर पकड़ रखी थी, लेकिन 1707
1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद मुगल सल्तनत पूरी तरह बिखर गई। षड्यंत्र का मुख्य गढ़ बन गया था मुगल दरबार। और 1707 के बाद तो ऐसा कोई बादशाह नहीं आया जो इतने बड़े विशाल साम्राज्य को क्या कर सके, संभाल सके। अब कंपनी के पास एक सुनहरा मौका भी था। औरंगजेब की मृत्यु होती है, यह भी थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलिया सल्तनत विघटित हो गया और भारत की जो स्थिति वो धीरे धीरे बहुत ही बुरी स्थिति होने लग गई थी और कंपनी इसका पूरी तरह लाभ उठा रही थी। दूसरी ओर कर्नाटक के युद्धों में कंपनी ने अपनी एक प्रतिद्वंदी कंपनी थी फ्रांस, इनको भी पराजित कर दिया और अंग्रेज कंपनी थे, इनके बीच ही युद्ध लड़े गए थे, थोड़ा ध्यान रखना होगा। कर्नाटक के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर दिया। अब कंपनी पूरे भारत में व्यापारिक दावे कर सकती थी। 1707 में स्थिति औरंगजेब के बाद मुगलिया सल्तनत पूरी तरह बिखरने लग गई थी क्योंकि दरबार था वो षड्यंत्र का घर बन गया था। दरबार में सम्राट बनने की होड़ में सारी जो हदें थी वो पार की जा रही थी। नतीजा होता है कि जब शासन के आंतरिक मामले अच्छे नहीं होते तो बाह्य मामले भी कमजोर होते जा रही थी। अब उसके बाद देखो अब ये कंपनी किस तरह ताकतवर थी, क्योंकि कंपनी अंग्रेजों ने हमेशा भारतीयों के फूट का लाभ उठाया था, आपसी लड़ाई उसका भरपूर लाभ उठाया था और इनकी हमेशा एक नीति रही थी अंग्रेजों की, जिसे हम बखूबी जानते हैं, फूट डालो और राज करो। ये हमेशा इनकी नीति रही थी, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की सबसे प्राथमिकता नीति रही थी। अब देखो उस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखो उस समय हम भारत की थोड़ी सी राजनीतिक स्थिति का पता लगा देते हैं। 1750 के समय भारत में क्या स्थिति रही होगी, जो प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी रही थी, जो कंपनी को सबसे ज्यादा अगर कोई टक्कर दे सकती थी तो उनकी रियासतें कौन सी थी। देखो सबसे पहले ये जो इलाका था यहां पर थे मराठे, सबसे बड़ी शक्ति मराठों की शक्ति रही थी। उसके बाद ये वाला भाग मैसूर के अंडर में था, जो भी अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे रहा था। उसके बाद ये वाला भाग निजाम था। ये एक बड़ी रियासत थी, वो थी अवध, ये भी अवध थी। उसके बाद ये वाला पूरा भाग जो बंगाल था। उसके बाद ये हमारा राजपूताना और इस तरफ में पंजाब, जहां बाद में सिख शासन स्थापित हुआ था महाराणा रणजीत सिंह के नेतृत्व में। ये प्रमुख रियासतें थी। 1750 के आसपास भारत की राजनीति में यूं छोटी बड़ी रियासतें थी, लेकिन ये शक्तिशाली रियासतें थी जो कंपनी को पूरी तरह अगर उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी तो ये रियासतें थी। अब उसमें देखो सबसे पहले थी कि निजाम, वो कंपनी का हमेशा वफादार बना रहा था। उसके बाद अगर कंपनी को टक्कर मिल रही थी तो मैसूर में हमेशा कंपनी को टक्कर मिल रही थी। फिर मराठे थे, राजपूताना इकाइयां थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग पूरी तरह बिखर चुकी थी, एक दूसरे के शत्रु हो चुके थे और धीरे धीरे ये भी विघटन की ओर जा रहे थे। अवध कहते हैं कि हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी का वफादार रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वफादार रहा था। यह भी बात बताई जाती है कि अवध बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हमेशा वफादार रियासत रही थी। उस समय अवध उत्तरी भारत की व्यापारिक दृष्टि से ले लो, राजनीतिक दृष्टि से ले लो, बहुत ही महत्वपूर्ण के अंदर बाता जाता है। उसके बाद इधर सिख राज्य स्थापित कर लिया गया था। अब कंपनी को धीरे धीरे ताकत बढ़ गई थी। अब इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी भूल बताई जाती है और यह भूल क्या थी? 1717 मुगल बादशाह था फर्रुखशियर उस समय का मुगल बादशाह था। अब इसने एक विशेष जो अनुमति दी थी, क्योंकि उस समय है ना व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या था, जैसे आज हमारे व्यापार के प्रमुख केंद्र है बंबई है, चेन्नई है, अहमदाबाद, दिल्ली। उस समय बंगाल व्यापारिक गढ़ था। भारत का अगर कोई कंपनी को व्यापार चलाना है, अगर आप बंगाल में व्यापार नहीं चला रहे हो तो आपका व्यापार अधूरा था।
अब 1717 में फर्रुखशियर बादशाह था, कहते हैं कि इसे एक डॉक्टर था अंग्रेज डॉक्टर विलियम हैमिल्टन करके एक डॉक्टर था, उसने कहते हैं कि इस फर्रुखशियर को एक रोग से मुक्ति दिलाई थी और उससे खुश होकर इसने कंपनी को दस्तक जारी कर दी थी। दस्तक एक विशेष अनुमति पत्र था, विशेष अनुमति पत्र था, इसको याद रखना होगा आपको। देखो सबसे पहली भूल किसने की थी, 1615 में जहांगीर ने कंपनी को छूट दे दी, आर्थिक रूप से मजबूत हो गई। अब उसके बाद कौन कर रहा है, फर्रुखशियर कर रहा है। इसने 1717 में बंगाल में कंपनी के लिए एक दस्तक यानी एक विशेष अनुमति पत्र जारी कर दिया था। अब यह विशेष अनुमति पत्र क्या था, इस पत्र के अनुसार कंपनी वार्षिक कर 3000 रुपये देकर बंगाल में कंपनी के व्यापार को चुंगी मुक्त कर दिया गया था, यानी सीमा शुल्क पूरी तरह हटा दिया गया था। और मात्र कितने रुपये देने थे, मात्र 3000 रुपये देने थे, ये याद रखना होगा। देखो वार्षिक कर, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है, 12th में भी पूछते हैं और कंपटीशन में भी पूछते हैं कि दस्तक जारी करने वाला बादशाह कौन सा, 1717 फर्रुखशियर ने जारी किया था। किया किसको था, कंपनी के किया था। किसके लिए किया था, बंगाल में व्यापार की छूट दे दी गई थी। और कितना वार्षिक कर दिया गया था, 3000 मात्र वार्षिक कर लेकर कंपनी को यहां से सीमा शुल्क की पूर्णतः मुक्ति दे दी गई। अब नतीजा क्या हुआ, देखो अंग्रेजों ने, अब इस समय कहते हैं कि भारत की स्थिति है ना, राजनीतिक स्थिति पूरी तरह उथल पुथल हो चुकी थी, सारी शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, एकता का अभाव पाया जा रहा था और अंग्रेजों ने इसका भरपूर लाभ उठाया था, अपनी शक्ति विस्तार करने में कोई बात जो कमी नहीं रखी थी। अब बंगाल में इनको जब छूट मिल गई, अब इन्होंने क्या किया, इसका पूरी तरह दुरुपयोग शुरू कर दिया था, पूरी तरह दुरुपयोग शुरू कर दिया था। क्या कि भारतीय, ये दस्तक पत्र था ना, इसे भारतीय व्यापारियों को भी बनाकर बेचना शुरू कर दिया था। नतीजा क्या होता है कि बंगाल के शासक को भारी हानि होती है। अब उसके बाद कंपनी 1717 में दस्तक मिल गई, अब ताकत और बढ़ती गई। अब उसके बाद देखो कंपनी की स्थिति क्या होती है, कंपनी की स्थिति, अब आपको याद रखना हो कि इन कंपनी को शासन स्थापित करने में 3 युद्धों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 3 युद्ध ऐसे रहे थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा था। सबसे पानीपत का तृतीय युद्ध, पहला पानीपत का तृतीय युद्ध, ये याद रखना होगा, सवाल आता है। देखो पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए हैं। पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत होती है। दूसरा लड़ा गया था 1556 में, जिसमें अकबर और हेमू के बीच हुआ था और अकबर की जीत होती है। और सबसे निर्णायक क्या था, पानीपत का तृतीय युद्ध। ये युद्ध हुआ कब था, देखो 14 जनवरी 1761। एक तरफ अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और एक तरफ थे मराठे। अब अंग्रेज पूरी तरह ताक लगाए बैठे थे। क्यों, इसकी वजह बताऊं। देखो सबसे पहले पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा कब गया, 14 जनवरी 1761। एक तरफ था अफगान सेना नायक अहमद शाह अब्दाली, दूसरी तरफ कौन थे, मराठी थे। इनके बीच युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठों की शक्ति क्षीण हो गई, यानी मराठे हारे और मराठों की शक्ति पूरी तरह तहस नहस हो गई। और यही कंपनी को चाहिए था, क्योंकि उस समय अगर उन्हें सबसे ज्यादा पूरे भारत का दावा करने में रोक रहे थे तो ये मराठा शक्ति थी। क्योंकि कंपनी को डर था कि अगर हमने आगे कोशिश की तो कई मराठे हमारे ऊपर हमलावर नहीं हो जाए और हमें भारत छोड़ना ना पड़ जाए। तो मराठे हार गए। अब कंपनी का सबसे बड़ा रोड़ा हट गया। अब उसके बाद देखो कंपनी ने अब एक नीति अपना ली थी जो हमेशा अपनाए थे, फूट डालो और राज करो। अब कंपनी क्या करती है, देखो फूट डालो और राज करो नीति के तहत अब सबसे पहले उन्होंने मराठाओं की, क्योंकि
इस युद्ध के बाद मराठों की शक्ति पूरी तरह क्षीण हो चुकी थी। अब दरबार पेशवा पद को लेकर षड्यंत्रों का शिकार हो चुका था और कंपनी को तो बस आपसी षड्यंत्र ही चाहिए था। और नतीजा होता है कि मराठों के दरबार में कंपनी का प्रवेश हो जाता है और 1818 तक 3 युद्धों में, प्रथम मोगल मराठा युद्ध, द्वितीय ओगल मराठा युद्ध और तृतीय ओगल मराठा युद्ध, यानी 1818 आते आते मराठा शक्ति को पूरी तरह क्षीण कर दिया गया था। यानी मराठों को पूरी तरह क्षीण कर दिया गया 1818 में। यह शक्ति कंपनी के सामने से खत्म कर दी। उसके बाद देखो कंपनी के सामने एक बहुत ताकतवर शक्ति थी जिसे हम कहते हैं मैसूर शक्ति थी। मैसूर को भी हैदर अली और टीपू सुल्तान 1799 में इनको भी खत्म कर दिया। 1799 में यह शक्ति भी खत्म हो गई। उसके बाद निजाम से उन्हें कोई दिक्कत थी नहीं और 1848 आते आते सिखों को भी युद्धों में पराजित करके इनकी शक्ति को भी क्षीण कर दिया गया। अब उसके बाद देखो, अब प्लासी के युद्ध के बाद 2 ऐसे युद्ध थे जिन्होंने इस कंपनी को भारत में शासन स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान दिया था और कंपनी पूरे भारत का दावा कर सकती थी, जिसे हम जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 और दूसरा युद्ध था बक्सर का युद्ध 1764। अब देखो ये 2 युद्ध बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन स्थापित करवाने में। अब सबसे पहले देखो बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाता है 23 जून 1757। देखो ये बंगाल में है, ये बिहार के आसपास मैदान है, मुर्शिदाबाद से थोड़ा सा दूर क्षेत्र पड़ता था। 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। अब किन किन के बीच हुआ इसे भी देख लेते हैं हम। एक तरफ था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, ये भी ध्यान रखोगे, देखो इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशल 12th में तो लगते हैं और कंपटीशन में तो सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध 1757 23 जून 1757 को लड़ा जाता है। एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी। अब यहां ये युद्ध है ना, वास्तविक युद्ध नहीं कह सकते, एक षड्यंत्र का युद्ध था। क्यों? क्योंकि मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था जो अंग्रेजों के हाथे बिक चुका था। कहते हैं सिराजुद्दौला के पास 50,000 के करीब सेना थी, ये 3-4 हजार के करीब ही सेना लेके गया था, फिर भी जीत गया था। जीतने की वजह क्या थी कि बंगाल सिराजुद्दौला के जो गद्दार थे वो पूरी तरह अंग्रेजों से मिल चुके थे। और नतीजा क्या होता है कि इस युद्ध के बाद बंगाल पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। मतलब पूरी तरह ये गवर्नर जनरल नहीं बनेगा, मीर जाफर और मीर कासिम को बनाया जाएगा, लेकिन कठपुतली नवाब बिठा दिया गया और अंग्रेजों के इशारे पे नाचने वाला शासक बन गया था। और इस युद्ध में तो ज्यादा कुछ नहीं मिला था, 24 परगने के आसपास कंपनी को मिल गए थे बंगाल के आसपास, लेकिन उसकी ताकत बढ़ गई थी। अब सबसे बड़ा युद्ध जिसने पूरी तरह राजनीतिक दृष्टि से कह लो, सैनिक दृष्टि से कह लो, जिसने भारतीय इतिहास को चेंज करके रख दिया था, वो था बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764 को लड़ा जाता है। अब देखो 1764 बक्सर का युद्ध, एक तरफ 3 शक्तियां थी और एक तरफ एक शक्ति थी, और इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों के लिए दिल्ली तक के सारे रास्ते खोल दिए थे। देखो 22 अक्टूबर 1764, एक तरफ 3 शक्तियां होगी, यानी 3 होगी। एक तो था अवध का नवाब सिराजुद्दौला, एक था दिल्ली का सम्राट यानी दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम, और एक तरफ था बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम। इन तीनों की क्या थी? संयुक्त सेना थी।
एक तरफ कौन सी सेना थी? अंग्रेजी सेना थी, यानी अंग्रेजों की सेना थी। इस युद्ध ने बहुत ही बड़ा काम कर दिया था, यानी तीनों शक्तियां थी। देखो ये याद रखना है पहले, बक्सर का युद्ध 1764, डेट 22 अक्टूबर 1764। एक तरफ तीन शक्तियां थी, अवध का नवाब सिजाउद्दौला था, दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम था और मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब था। इन तीनों की सेनाएं एक तरफ थी और एक तरफ अंग्रेजों की सेनाएं थी, और अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से इस युद्ध को जीत लिया था। और इस युद्ध जीतने के बाद अब अंग्रेज पूरे भारत का दावा कर सकते थे, अब उन्हें कोई रोकने वाली शक्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब उनकी राजनीतिक शक्ति मिल गई। और नतीजा क्या होता? इस बक्सर युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुई। बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। अब दीवानी अधिकार का मतलब आप सीधे समझ लो, राजस्व इकट्ठा करने का पावर आ गया। अब राजस्व यानी कर इकट्ठा करने का मतलब अब कंपनी शासन बन चुकी थी। अब उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब के दीवानी अधिकार मिल चुके थे। और अब कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उन्हें कोई चुनौती देने वाला नहीं बचा था और शक्ति इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि 1757 से लेकर 1856 तक पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था। तिब्बत से लेकर दक्षिणी भारत तक, पश्चिम पाकिस्तान से लेकर पूर्वी बंगाल तक कंपनी एक छत्र शासक के रूप में बन चुकी थी। और ये शासन इनका छल कपट का था, षड्यंत्र का था, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं था। अब देखो, अब हम इन 100 वर्ष में 1757 से लेकर 1857 तक, यानी लगभग 100 वर्ष का अरसा था। इन 100 वर्षों में अंग्रेजों ने भारतीयों का हर तरह से शोषण किया था। भारतीयों पे जुल्म किए थे, राजाओं का अपमान करना, मुगल बादशाहों का अपमान करना, ये अंग्रेजों का एक बहुत ही बड़ा नीतिगत नियम बन चुका था। और इन 100 सालों में जो अंग्रेजों का शोषण था, अत्याचार था और हमारे ऊपर जो जुल्म किए गए थे, उन्हीं का नतीजा था 1857 की क्रांति। सारे जो जुल्म थे अब इंतहा हो चुकी थी, तो जो लावा दबा हुआ था अब एक ज्वालामुखी बनकर उभरता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, 1857 की क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसमें कोई औचित्य नहीं है कि इस संग्राम ने एक बार अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला के रख दी थी। अब दोस्तों देखो, 1857 क्रांति को हम पढ़ने के लिए, पूरी तरह समझने के लिए हम इसे कुछ अलग अलग भागों में बांट देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो इसमें तो कोई बात नहीं कि क्रांति का मतलब ही परिवर्तन है, तो विद्रोह के पीछे कहीं ना कहीं कारण तो जरूर छिपे होंगे। देखो, सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, वो होंगे 1857 क्रांति के कारण, क्योंकि कारण जाने बगैर क्रांति अगर हम सीधी पढ़ लेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा। उसके बाद विद्रोह की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत, उसके बाद विद्रोह का प्रसार व पतन, विद्रोह का प्रसार व पतन, उसके बाद विद्रोह की असफलता के कारण, विद्रोह की असफलता के कारण, कुछ कारण रहे थे, इसकी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट था वो असफल हो गया, वरना हम 90 वर्ष पहले ही आजाद हो चुके थे। उसके बाद विद्रोह के परिणाम, इसके बाद इस क्रांति के बाद क्या परिणाम रहे थे और उसे भारतीय शासन व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किए गए थे, उसे हम इस टॉपिक के आधार पे हम 1857 की क्रांति जो राष्ट्रीय स्तर की है उसे पूरी करेंगे। सबसे पहले कारण, फिर विद्रोह की शुरुआत, कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, फिर विद्रोह पूरे भारत में किस तरह फैला, किस में कहां पे नेतृत्व किया गया और फिर उसे अंग्रेज कंपनी ने किस तरह वापस दबाया था, और फिर ये विद्रोह
असफल क्यों हो गया, इसके पीछे भी कारण थे। और फिर विद्रोह के बाद क्या परिणाम हुए, शासन में कौन सी नीतियां बदल दी गई थी, ये आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।